सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। जो छोटे बच्चे हैं उनसे आग्रह है कि वे बिल्कुल भी अकेले इस कहानी को ना सुने, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको हद से ज्यादा डरा दे या किसी चीज का अनुभव हो। खैर, हनुमान जी का नाम लीजिए, ये हर संकट के निवारण का उपाय जानते हैं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं भूतहा तथा डरावनी कहानियों की रोमांचक सफर पर। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। एक शाम मैं अपनी छत पे बैठा था कि तभी मेरा दोस्त रोहित दौड़ते हुए आया। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। हाँफते हाँफते वो मुझसे बोला, अजय, वो सोहन के बारे में सुना क्या? मैंने चौंक के पूछा, नहीं, क्यों, क्या हुआ उसे? वो जो बोला मैं सुनकर एकदम सुन्न सा पड़ गया। सोहन की लाश जंगल में मिली है और घेट कटवा भूत ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया है। उसकी आवाज में डर और बेबस दोनों थी। मैंने जब सुना तो मेरे होश ही उड़ गए। कई बार मैंने इस भूत के बारे में सुना था, लेकिन मेरे ही क्लास के एक बच्चे के साथ ऐसा घटना घट जाएगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि तू अपने आंखों से देखा है क्या? तो रोहित बोला, अरे नहीं यार, मुझ में अकेले जाने की हिम्मत कहाँ, इसलिए तेरे पास आया हूँ। तू चलेगा क्या मेरे साथ? मैंने कहा, हाँ चल देखते हैं। हम दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए। कई लोग रास्ते में उसी बारे में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर हमें पहले ही डर लगने लगा था। हम दोनों जैसे ही जंगल के पास पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत लोगों का भीड़ है। जैसे तैसे करके हम दोनों वहां पहुंचे जहां सोहन की लाश पड़ी थी। उसकी लाश को देख मेरा रोम रोम सिहर उठा। एक तरफ सोहन का सिर पड़ा था और दूसरी तरफ उसका धड़। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। थोड़ी ही देर में पुलिस की जिप्सी आई और एम्बुलेंस में उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके चले गए। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर हम दोनों सोहन के बारे में ही बात करते रहे। इतना सीधा बच्चा था यार, क्लास में सबसे शांत। उसी के साथ ये घटना घट गई। मैंने दुखी स्वर में रोहित से कहा, यार मुझे लगता है कि ये किसी इंसान ने ही मारा है। रोहित मुझसे ऐसे डिटेक्टिव की तरह बोला। मैंने कहा, नहीं यार, तूने देखा नहीं क्या, कैसे उसका सिर अलग था और पूरे गर्दन के मांस ऐसे नोचे गए थे जैसे कि खाया गया है। ऐसा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। खैर, हम दोनों घर चले गए। घर आते ही मम्मी से डांट सुन लिया कि मैं वहाँ पे क्या करने गया था। जानता नहीं कि उधर जाने के लिए कितनी बार मना किया है। मैंने कहा, माँ वो मेरे क्लास का ही था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए देखने चला गया। माँ ने मुझे कड़कती आवाज़ में कहा, आइंदा कभी जाना नहीं, चाहे वो दिन हो या रात। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात का खाना खाया और अपने बिस्तर पे सोने के लिए चला गया। उस रात मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। बार बार वही ख्याल आ रहे थे। उसका सिर कटा हुआ और आंखें ऐसी खुली हुई दृश्य एकदम स्पष्ट रूप से आंखों के सामने बार बार आ रही थी। जैसे तैसे करके रात बीती। अगली सुबह हमारे विद्यालय में सोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जब मैं क्लास में गया तो बार बार सोहन जहाँ बैठता था उस तरफ नज़र चली जाती थी। दिन बीतते गए। बहुत दिनों तक ऐसी खबर नहीं आई। सब बीती बातों को भूलकर अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए।
रोहित का बर्थडे आने वाला था, तो हमारे कुछ दोस्तों ने फिल्म देखने और पार्टी मनाने की सोची। हम सभी तैयार हो गए। बर्थडे के दिन मैं अपने घर पे झूठ बोला कि आज रात को रोहित के घर पे ही रुकेंगे, क्योंकि उसका बर्थडे है। माँ ने मुझे उसके लिए मना नहीं किया और तोहफा भी देने के लिए कुछ पैसे दे दी। मैं खुशी खुशी रोहित के घर की तरफ निकल पड़ा। उस दिन हम लोग रोहित के घर ही केक ये सब काट के फिल्म देखने निकल पड़े। हम कुल 5 दोस्त थे। फिल्म 9 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए रोहित के घर से हम लोग 8 बजे तक केक काट के मूवी देखने के लिए निकल पड़े। करीब 7:45 तक हॉल के गेट के सामने पहुंच गए थे। टिकट ये सब लेके हम लोग मूवी देखे। 11 बजे फिल्म समाप्त हो गई, लेकिन हॉल से बाहर निकलते ही बाहर के मौसम को देखकर एकदम हालत खराब हो गई। एक तो ठंड का दिन और ऊपर से भारी बारिश। पहाड़ी इलाकों में बारिश का होना बहुत आम बात है। खैर, हम लोग बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन उस दिन बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय ये स्मार्टफोन ये सब कुछ नहीं आया था, जिससे मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बता दूँ। बार बार ये चिंता मुझे बेचैन कर रही थी कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होगी। अब क्या कर सकता था। चुपचाप वहीं हॉल के गेट के सामने हम पांचों बारिश के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद बारिश थम गई, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और टैक्सी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और शहर से लगभग 10 किलोमीटर हमारा गांव था। इतनी रात को कैसे हम लोग घर जाएं, यही सोचकर परेशान हो रहे थे। इधर उधर काफ़ी घूम घाम के देख के आए, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। अंत में दिवाकर, जो हम पांचों में से एक दोस्त था, वो बोला, क्यों ना हम जंगल वाले रास्ते से पैदल चले। शॉर्टकट है और चांदनी रात भी है, जिससे रास्ते आसानी से दिखाई दे देंगे। मेरे पास एक छोटा सा टॉर्च भी है और तेरे पास लाइटर तो है ही, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे। जैसे ही जंगल वाले रास्ते के बारे में सुना, मैंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ही तुम लोगों को उस रास्ते से जाने दूंगा। बरसात अभी ही थमी है, बादल बार बार चांद को ढक लेगी। कोई ठीक है क्या, फिर से बरसात शुरू हो जाए। तो दिवाकर बोला, यार कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर मुख्य रास्ते से जाएंगे तो घर जाते जाते 2 बज जाएंगे। शॉर्टकट से मात्र 5 किलोमीटर ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। मैंने झिझकते हुए कहा, तुझे नहीं पता क्या, जंगल वाले रास्ते के बारे में नहीं जानता है क्या कि क्या रहता है वहाँ पे। तो दिवाकर बोला, अरे यार, उस बात को ख़त्म हुए कई महीने बीत गए और वहाँ पे कोई भूत ये सब नहीं है। किसी जंगली जानवर या इंसान ने किया था वो सब, और हम लोग तो 5 है, कुछ भी नहीं होगा। इतना डरते क्यों हो? अगर दूसरा कोई उपाय है तो बताओ। रोहित, जो चुपचाप हमारी बातें सुन रहा था, वो बोला, देख अजय, अभी कोई रास्ता भी नहीं है, चल उधर से ही चलते हैं। जब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, चलते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, घर वाले बहुत ही परेशान होंगे, और दूसरी बात ज़्यादा डरने की नहीं है, क्योंकि हम लोग कुल 5 थे। हम लोग शहर के बाहर निकल के जंगल के रास्ते की तरफ मुड़ गए। शहर के बाहर काफ़ी ठंड लग रही थी। ठंडी हवा हमारे चेहरे पे ऐसे बीच बीच में गुजर जा रही थी, जिससे आंखें खोलना मुश्किल हो जा रहा था। दूर दूर से सियारों और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ों से थोड़ा डर भी लग रहा था मुझे। खैर, हम सभी अब जंगल के रास्ते में आ गए थे, क्योंकि जंगल के रास्ते में काफ़ी घने घने पेड़ दोनों तरफ से थे, जिसके चलते रोशनी बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। दिवाकर अपनी टॉर्च निकाल के जला दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं बन पा रहा था। हम लोग एक के साथ एकदम एक दूसरे से सटकर चल रहे थे, ताकि कोई भी अलग ना हो और हिम्मत भी बनी रहे। दिवाकर सबसे आगे चल रहा था। थोड़ी देर बाद हम सभी
जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। अचानक से पेड़ों से कुछ चटचटाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ चटचटा के गिर जाएगा। हमने अपने कदमों को तेज कर लिया ताकि कोई पेड़ हमारे ऊपर ना गिरे। जंगलों की ये आम बात होती है, कभी भी कोई पेड़ गिर सकता है। खैर, हमें ज़्यादा डर नहीं लगा उस चीज़ से। हम सभी आगे बढ़ते रहे। तभी फिर से दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई भागा दौड़ी कर रहा है, वो भी जंगलों के बीच। दिवाकर उस तरफ टॉर्च किया तो देखे कि बहुत सारे बंदर पेड़ों पे ऐसे उछल कूद मचा रहे हो जैसे उन्हें कोई चीज दिख गया हो। तरह तरह की आवाजें भी निकाल रहे थे वे सभी। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। मैंने सबको बोला, भाई लोग, कुछ तो है यहाँ पे, जल्दी से कदमों को बढ़ाओ, और हाँ, हाथ बिल्कुल भी मत छोड़ना किसी का। हम सभी कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ जल्दी जल्दी चलने लगे। मैं चारों तरफ अपनी नज़र भी घुमा रहा था कि कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो सतर्क हो जाए। अभी भी जंगल का रास्ता खत्म नहीं हुआ था। उस समय बस ऐसा लग रहा था काश जल्दी से ये रास्ता खत्म हो जाए और हम सभी जंगल के बाहर निकल मुख्य रास्ते पे आ जाएं। अभी हम चल ही रहे थे कि एक अजीब सी आवाज चारों तरफ से आने लगी। दिवाकर, जो इतना साहसी बन रहा था, वो बोला कि भागो, ये सब आवाज घेट कटवा की है। मेरी मम्मी इस आवाज के बारे में बताती है। मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने कहा, डरो मत, अब तेरे कहने से ही आए हैं इस रास्ते से। तू तो बड़ा साहसी बन रहा था, अब क्या हुआ? वो रोने वाली सूरत बनाकर बोला, भाई, मैंने अपने आप को थोड़ा कूल बनाने के लिए बोला था, और वो सब चीज़ पे मुझे यकीन भी नहीं होता था। लेकिन पता ना, मेरे मन में अभी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मम्मी बताती है कि वो भूत किसी को मारने से पहले ऐसी ही आवाज़ें निकालता है। कई बार बहुत से लोग उस आवाज़ के बारे में बताते हैं। उसकी बातें सुनकर सबके मन में अजीब सा खौफ बैठ गया था। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर रोहित ने कहा, देखो, हम लोग मुख्य रास्ते के बिल्कुल करीब हैं। ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। हम लोग उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि मुझे कुछ आगे से चलने की आवाज आई। कोई भारी भरकम चीज हमारे तरफ आगे वाले रास्ते से आ रही थी, जिधर से हम बढ़ रहे थे। मैंने दिवाकर से कहा, भाई, टॉर्च की लाइट की फोकस थोड़ा ऊपर करना। जैसे ही वो टॉर्च ऊपर किया, डर के मारे सबकी चीख निकल गई। सामने एक लगभग 10 फुट का कोई इंसान जैसा चीज था, लेकिन उसकी गर्दन नहीं थी। बड़े बड़े पैर और 2 हाथ, और एक हाथ में उसका सिर था जो अपने हाथों से पकड़ रखा था। ऐसा दृश्य देखकर सब तितर बितर होकर लगे भागने। मैंने जोर से चिल्लाया, कोई अलग मत हो, साथ मिलकर चलो। सभी एक ही दिशा में जंगल के अंदर घुस कर भागने लगे। वो भारी भरकम वाला जीव हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। उसकी आवाज़ें जो सुनकर दिल की धड़कन तक बंद हो जाए, ऐसा लग रहा था कि अभी तुरंत ही पास आ गया हो। हम बस एक ही दिशा में भागते रहे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे से अलग मत होना। साथ रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ दूर भागने के बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। हमने थोड़ी राहत की सांस ली। मैंने दिवाकर से बोला, भाई, टॉर्च निकाल तो। लेकिन वो घबरा कर बोला, भाई, वो पता ना कहाँ गिर गई। मेरा मन और बौखला गया। उसे वहीं पे डांट दिया, सब तेरी वजह से हो रहा है। तू ना तो अपनी होशियारी दिखाता,
और ना ही आज ये घटना होती। रोहित मुझे समझाते हुए बोला, भाई अभी गुस्सा मत कर, यहाँ से बाहर निकलने की सोच। आज तक हमने सिर्फ घेटकटवा भूत के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। पता नहीं हम जिंदा बच के घर जा पाएंगे भी या नहीं। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, चलो इधर से ही बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन साथ साथ रहेंगे, कोई अलग नहीं होगा। सबने हामी भरी और हम लोग बाहर निकलने का रास्ता देखने लगे, लेकिन उधर नहीं गए जिधर से हम लोग भाग के आए थे, क्योंकि हमको पता था वो उसी तरफ होगा और शायद अगर फिर से वहां गए तो जिंदा बच भी पाए या नहीं। हम लोग उल्टी दिशा में बढ़ते गए। अंधेरा काफी होने के कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दूर बढ़ने के बाद हमें एक छोटा सा नदी दिखाई दिया। रोहित खुशी से उछलकर जोर से बोला, अरे यही नदी तो दूसरी तरफ घूमकर हमारे गांव के पास से बहती है। अगर नदी के रास्ते चलते गए तो गांव के पास पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, अभी 12 ही बजे होंगे और घर दूर भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि वो घेटकटवा कहाँ पे होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। हम सभी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते गए, लेकिन भाग्य उस दिन कुछ और ही चाहता था। हम लोग उल्टी दिशा में ही आगे बढ़ने लगे। रात के समय होने के कारण हमें दिशा का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा था। चलते चलते हम लोग जंगल से बाहर तो निकल गए, लेकिन दूसरी तरफ, वो भी शहर के पास, फिर से हम सभी ने अपना माथा पीट लिया। अर्जुन, जो अभी तक कुछ भी नहीं बोला था, वो समझदारी से बोला, सुनो सब, अब हम आज रात के लिए शहर में ही कहीं रह लेते हैं। उस तरफ जाना बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर अभी फिर से उधर गए तो शायद जान भी बच पाए या नहीं, कोई नहीं जानता। भगवान की कृपा थी हम सभी पे, जो यहाँ तक बचकर आ गए। हम सभी को उसकी बात मानकर शहर में ही रात भर रुकने के लिए जगह देखने लगे, लेकिन कहीं व्यवस्था नहीं हो पाया। कुछ होटल भी मिले, लेकिन जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था। थक हार कर हमने बस स्टॉप के टिकट काउंटर के पास में ही एक छोटे से शेड में जाके रुक गए। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने आसपास कुछ नीचे पड़े टिकट्स और पेपर को इकट्ठा किया और लाइटर से उसे जला दी। तब जाके थोड़ी सी राहत मिली। रात भर हम वहीं ठंड से सिकोड़ते रहे। बार बार वही ख्याल सबके मन में आ रहा था। जिस चीज़ को हमने सिर्फ सुना था, वो आज हमारे आंखों के सामने दिखा। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन इतनी बात ज़रूर मान लेना, जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट मत लेना। अगर आपको पता है जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते में कहानियां हैं, कई घटनाएं हैं, तो भूल कर उस रास्ते रात को बिल्कुल भी मत जाना। कभी कभी कहानियां भी सच साबित हो जाती है। खैर, हम लोग पूरी रात वहीं बैठे रहे। बीच बीच में कभी दिवाकर बोल उठता तो कभी रोहित, लेकिन मैं सख्त हिदायत देकर उनसे बोला कि प्लीज़ यार, एक बार घर जाने दो, उसके बाद जो बोलना होगा बोलते रहना, लेकिन अभी के लिए उस चीज़ का नाम मत लो। सच कहूँ तो बोलना मैं भी चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में बस यही बात आ रही थी कि नेगेटिव एनर्जी का नाम लेने से वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। खैर, सुबह हुई और हमने टैक्सी ली और इस बार मुख्य रास्ते घर की तरफ निकल गए। लेकिन रोहित के घर जाते ही मुझे लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि उसके घर पे मेरे मम्मी पापा सब मौजूद थे। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे ही मैं टैक्सी से उतरा, मेरी माँ ने
मुझे दौड़ के गले से लगा लिया। पापा मुझे लगे डांटने, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम सभी को, कहाँ थे रात भर? पापा ऐसे गुस्से से पूछ रहे थे, लेकिन मैं बस अपना सिर छुपाए रो रहा था। माँ मुझे शांत कराए जा रही थी। मेरे बाकी चारों दोस्तों की भी यही हाल थी। थोड़ी देर बाद हम सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गए। जब माँ ने मुझे प्यार से पूछा क्या हुआ था, कहाँ गए थे, मैं फफक फफक कर रो पड़ा और सारी बात उनसे माफ़ी मांगते हुए बता दी। माँ ने ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा, मैं 4 दिन तक व्रत रखूंगी। हनुमान जी ने बचा लिया मेरे बेटे को। उस दिन के बाद से मैं कभी भी शाम को 6 बजे के बाद कहीं नहीं निकला। आज मैं उत्तराखंड में ही देहरादून में जॉब करता हूँ। हाल में ही मेरी शादी हो गई। मेरे सारे दोस्त भी अपने लाइफ में सेट हो गए हैं। बहुत बार वो सारी बातें सुनने को मिलती है। लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बीती उसकी कल्पना अगर सही ढंग से कर लो तो शायद आप बेचैन हो जाओ। पहाड़ी इलाका है भाई, कई रहस्य, कई कहानियाँ इन पहाड़ों में छिपी है। जिसके सामने जो रहस्य, जो कहानियाँ सामने आता है, वो अपनी कहानी दूसरों को बताता है, लेकिन शर्त यही होती है कि वो जिंदा बच जाए या उस रहस्य के चंगुल में फंस कर कहीं गुम हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम जीत है। मैं वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 50 साल है और मैं एक आईटी सेक्टर कंपनी कोलकाता में जॉब करता हूँ। ये बात तब की है जब मेरी नई नई नौकरी कोलकाता में लगी थी। उस समय मैं लगभग 30 साल का था। मैं 1 साल के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौटने वाला था। पहले हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जॉब के बाद मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए थे। गांव में मैं अपने पुराने घर को पक्के मकान में बदलने के उद्देश्य से वापस आ रहा था। घर वालों को सरप्राइज देने के लिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं घर आ रहा हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी थी और 2 बच्चे और माता पिता थे। घर जाने के लिए मैं हमेशा रेलगाड़ी को ही हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कोलकाता से वर्धमान जाने के लिए मात्र 2 घंटे का ही समय लगता है। इसलिए उस दिन भी मैं ट्रेन से ही आने का सोची। ऑफिस से जैसे ही मैं निकला तभी मेरे बॉस बोले, यार तू तो कल से नहीं आएगा, एक काम कर दे यार, जल्दी से इस फाइल को कंप्लीट कर दे, ये तेरे बस की ही बात है। मैंने कहा, सर मुझे लेट हो जाएगा, 5 बज चुके हैं और वर्धमान जाने के लिए लास्ट ट्रेन 8 बजे ही है। लेकिन बॉस बोले, यार प्लीज़ कर दे, ट्रेन नहीं मिली तो यार टैक्सी से चले जाना, 200 किलोमीटर ही है, ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। फाइल अरेंज करते करते 7 बज गए। मैं जल्दी से ऑफिस से निकल अपने रूम गया और पहले से ही पैकिंग की हुई सामानों को लेकर कोलकाता रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। एक तो ट्रैफिक इतना जाम और टाइम भी बहुत ही कम था। मैं बहुत ही चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। स्टेशन जाते जाते 7:50 हो गए। टिकट मैंने पहले से ही करवा रखा था, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंचते पहुंचते मेरे आंखों के सामने ही वो ट्रेन निकल गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन मैं अपने बॉस को गाली देते हुए वहीं पे एक सीट पे बैठ गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अब क्या करूं, कैसे घर जाऊंगा। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग इंसान मेरे बगल में आके बैठ गए। बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद और एकदम दुबले पतले। मैं उनसे कुछ पूछता उससे पहले वो खड़खड़ाती की आवाज़ में बोले, क्यों, वर्धमान जाना है? मैंने कहा, हाँ जाना तो है, लेकिन ट्रेन अभी अभी निकल गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे अभी एक और ट्रेन है,
थोड़ी देर में ही आ जाएगी। मैं यह सुनकर एकदम खुश हो गया, लेकिन एक पल के लिए ये भी सोचा कि मेरे शहर जाने के लिए लास्ट ट्रेन 8 बजे तक ही है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ट्रेन से ही सफ़र करता हूँ। मैंने उस बुजुर्ग इंसान से बोला कि वर्धमान जाने के लिए लास्ट ट्रेन तो 8 बजे तक ही है। वो बुजुर्ग इंसान हंसकर बोले, कितने साल बाद वर्धमान जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ 1 साल हो गए। तो वो बुजुर्ग इंसान बोले, दुनियादारी, खबरें, ये सब से तुम दूर रहते हो क्या? मैंने बोला, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अरे नई ट्रेन चलने लगी है, एक और। मैंने कहा, हाँ हो सकता है। ये सोचकर मैं खुश हो गया। स्टेशन उस वक्त बहुत ही खाली थी। थोड़ी देर में एक ट्रेन आई जिसमें लिखा था कोलकाता टू झांसी। तो मैंने मन ही मन बोला, अच्छा ये झांसी तक जाएगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक पूरा प्लेटफॉर्म यात्रियों के सैलाब से भर गया। सब धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में चढ़ने लगे। वो बुजुर्ग इंसान बोले, जल्दी से चलो, चढ़ जाओ, वरना सीट भी नहीं मिलेगा। मैं उनके पीछे पीछे उन्हीं के डिब्बे में जाके उनकी सीट के बगल वाली सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर में ट्रेन अपने गंतव्य के लिए निकल गई। मेरे मन में थोड़ी सी राहत आई। मैंने सोचा कि ज़्यादा लेट नहीं होगा। घर जाते जाते अभी 8:30 हो रहे हैं और लगभग 10:30 तक मैं बर्धमान पहुंच ही जाऊंगा। उसके बाद वहां से टैक्सी लेके करीब 11 बजे तक तो घर पहुंच ही जाऊंगा। मन ही मन मैंने अंदाज़ा लगा लिया और बोला, चलो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अभी सोच ही रहा था कि तभी टीटी साहब आ गए और सबकी टिकट चेक करने लगे। मेरे पास जब आए तो मैंने कहा कि मेरी रिजर्वेशन थी, वो ट्रेन मुझसे छूट गई, इसलिए इस ट्रेन पे बैठ गया हूँ। उन्होंने टिकट देखा और एक पर्ची में 20 रुपये का फाइन लगा दिया। मैंने चुपचाप उन्हें 20 रुपये दे दिए। खैर, टीटी साहब सबकी टिकट चेक करते हुए वहाँ से निकल गए। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। करीब 9 बजे ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सोने के लिए चले गए थे, मगर मेरी आंखों में नाम मात्र की ही नींद थी। इसका सबसे बड़ा कारण था मुझे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मेरे अलावा वो बुजुर्ग इंसान भी नहीं सोए थे, जो बीच बीच में मुझे देखकर मुस्कुरा दे रहे थे। मैं भी जवाब में थोड़ा सा मुस्कुरा दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो बुजुर्ग इंसान एक किताब निकाले जिसके ऊपर लिखा था आखिरी सफर। मैंने उत्सुकता से पूछा कि ये कौन सी किताब है? तो वो बुजुर्ग इंसान बोले, ये भूत प्रेतों पे आधारित कुछ कहानियां हैं। मुझे लगा कि वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उन्हें भी नींद नहीं आ रही है। मैंने सोचा कि चलो इनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए, और उनसे बात बढ़ाने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आपको भूत प्रेत ये सब पे यकीन है? लेकिन वो मेरी आवाज़ को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा कि आपको भूत में ये सब पे यकीन है? दूसरी आवाज़ पर उन्होंने किताब नीचे करके मेरी तरफ अजीब दृष्टि से देखा। इस बार मैंने तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, वो बुजुर्ग इंसान खड़खड़ाती हुई आवाज में बोले। मैंने मुस्कुराकर उनसे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? मैं सुदीप घोष हूँ। वो बुजुर्ग इंसान एकदम फीकी आवाज में उत्तर दिए। ओ, मैंने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं। फिर से उनका नाम में जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा, लेकिन वो मुझे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मुझसे वो कुछ कहना चाहते हों। पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब ज़रूर था। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उनसे अपने बारे में बताने लगा।
मैं आज 1 साल बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। वो कुछ भी नहीं बोले, मेरी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गए, मानो मेरी बात पर सिर्फ सहमति जता रहे हो। उस बुजुर्ग इंसान के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वे लगातार जता रहे थे कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो, मगर आज तो मैं जैसे चुप रहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैं बातों को बढ़ावा देते हुए फिर से पूछा, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ। अपने छोटे से उत्तर में उन्होंने बातों को पूरा किया। मगर कैसे? मैंने बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? मेरे इस प्रश्न पर वह चंद लम्हों तक मुझे ध्यानपूर्वक इस तरह देखे, मानो मुझसे फिर से बहुत कुछ कहना चाहते हो। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के बगैर वो फिर से किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगे। खैर, मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, शायद इनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मुझसे बात करने की। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुरमुरे खा लेता हूँ। मैंने बैग से कुरमुरे निकाले और उस बुजुर्ग इंसान को भी बोला, लीजिए थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले, मैं यह सब नहीं खाता। मैंने अब ज़्यादा उनके तरफ ध्यान ना देकर खुद खा लिया और सोचा चलो आधे घंटे में बैरकपुर पहुंच ही जाऊंगा, उसके बाद का ये स्टॉप है वर्धमान, इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैंने ऊपर वाले बर्थ पे जो खाली था उस पे अपना सामान फेंका और ऊपर चढ़ के आराम करने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक से एक तेज आवाज और गड़गड़ाहट से पूरा डिब्बा हिलने लगा। चारों तरफ शोर शराबा मच गई। मैं भी उस तेज झटके से एकदम गिरते गिरते बचा। मैं कुछ सोच पाता इसके पहले वो बूढ़ा इंसान बोला, अरे जल्दी नीचे उतरो, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबराकर अपना सामान कंधे पे लटकाया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नीचे उतर के देखा तो वो मंजर मेरे अंतर मन को झकझोर देने वाली थी। ट्रेन का इंजन और लगभग 10 बोगी एक पुल के नीचे गिर चुकी थी। धीरे धीरे करके एक एक बोगी गिरते जा रही थी। चारों तरफ भयंकर चीख पुकार थी। वो बूढ़ा इंसान हंसते हुए बोला, यही है आखिरी सफर, कूद जाओ और कोई चारा नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो एक बंदर की तरह पानी में कूद पड़ा। उसके पीछे पीछे सारे यात्री मेरे तरफ ऐसे हंसते हुए देखकर कूदते गए। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये हुई, जब मैंने नीचे देखा तो जो भी कूद रहा था उसकी लाश पानी में तैर रही थी। ये देख मेरा पूरा जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया। मेरी जान हलक में अटक गई थी। चारों तरफ से रोने की आवाजों से मेरा कान फटा जा रहा था। मैं ईश्वर को याद कर अपने सारे गुनाहों से माफी मांगने लगा। थोड़ी देर में आवाज थोड़ी सी शांत हुई और मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैं ट्रेन की बीचों बीच में पीछे की तरफ दौड़ने लगा। सबसे लास्ट बोगी में पहुंचकर मैं ट्रेन से उतर ब्रिज से ही पीछे की तरफ जाने लगा। बार बार मैं पीछे मुड़कर देख रहा था। वो आवाज, वो रोना, वो चीख पुकार अब भी मुझे बेचैन कर रहा था। लेकिन मैं रुका नहीं, बस भागता रहा। थोड़ी देर बाद दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं अपने कदमों को और तेज करके झटकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। पास जाने पे देखा तो वो छोटा सा रेलवे क्रॉसिंग था। मैं जल्दी से वहां जाकर केबिन का दरवाजा पीटने लगा।
उसमें से एक गार्ड निकला और मुझसे बोला, क्या दिक्कत है भाई, इतनी रात को सोने भी नहीं देना है क्या? मैं घबराते हुए कहा, वहां पर एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का। गार्ड मुझसे बोला, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो गया है? कौन सी ट्रेन को? मैंने कहा, कोलकाता टू झांसी एक्सप्रेस, मैं उसी ट्रेन से बचकर आया हूँ। वो गार्ड मुझे थोड़ा अजीब निगाहों से देखते हुए बोला, तुम पागल वागल हो क्या? दारू चढ़ा रखी है? मैंने कहा, दादा आप मेरा विश्वास करो, मैं उसी ट्रेन में था, भागते भागते आया हूं यहाँ पे। वो गार्ड अब तैश में आ गया और जो मुझसे बोला वो सुनकर मैं एकदम ठप सा पड़ गया। उसने कहा कि जिस ट्रेन की तुम बात कर रहे हो वो ट्रेन आज से 5 महीना पहले ही सामने वाली ब्रिज से नीचे गिर गया था। सारे के सारे यात्री मारे गए थे, टीटी से लेकर ड्राइवर तक सबकी लाश उस नदी से बरामद की गई थी। देर रात तक एक्सीडेंट की कोई खबर भी नहीं आई थी, लेकिन बहुत देर तक जब वो ट्रेन बैरकपुर नहीं पहुंची तब जाके खोजबीन शुरू हुई। ये सुनकर मैं अपनी जगह पे एकदम स्थगित सा हो गया। मुझ में हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि अब मैं उससे क्या बोलूं। वो गार्ड मुझसे बोला, लगता है जरूर तुमने कोई ना कोई नशा किया हो, घर कहाँ है? लेकिन मेरे कोई उत्तर न देने पर वह मुझे झकझोरने लगा। मैं हबड़ाकर होश में आया तो मुझसे बोला, कितनी बार पूछूं कहाँ है घर? मैं हकलाते हुए बोला, वर्धमान का रहने वाला हूं। तो गार्ड बोला, उसकी ट्रेन तो कब का यहां से निकल गई, अब कैसे जाओगे यहां से? टैक्सी ले सकते हो, लेकिन वो भी अगली सुबह ही मिलेगी, सामने वाले चौराहे से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कांपती आवाज में गार्ड से बोला, मुझे सुबह तक रहने के लिए आप जगह दे दोगे? बहुत भलाई होगी दादा आपकी। वो हंसते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, ठहर जाओ, लेकिन सोने के लिए जैसे तैसे करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बिस्तर है ना। मैंने कहा, जैसे भी चलेगा, बस आज भर मुझे शरण दे दो आप। वो मुझे अपने केबिन में लेके गया। थोड़ी ही देर में वो खर्राटे लेके सोने लगा। रात के करीब 11 बजने वाले थे, लेकिन आज मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार मेरे मन में वही सब ख्याल आ रहे थे। वो बुजुर्ग इंसान, उसकी बातें, इतने सारे यात्री, यहाँ तक कि वो टीटी, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे सपना हो। मैंने हकीकत जानने के लिए अपने आप को चिकोटी भी काटी, जिससे मुझे दर्द भी हुआ। मैं उस वक्त ये चाहता था कि काश ये सब एक सपना हो। मेरे मन में यह भी आ रहा था कि क्या वो मेरे मन का वहम था, लेकिन अगर वो सब मेरे मन का वहम था तो मैं कैसे अभी इतनी रात को इस गार्ड के केबिन में बैठा हूं। इन्हीं सब उड़न बुन में मुझे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह गार्ड के बुलाने से मेरी नींद खुल गई। उसने कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, अभी टैक्सी मिल जाएगी। मैंने गार्ड से पूछा, यहाँ से बैरकपुर कितनी दूर है? वो बोला, अरे पास में ही है, लगभग 6 किलोमीटर होगा। मैं वहाँ से उठा और हाथ मुंह धोकर गार्ड को धन्यवाद दिया और अपना सामान लेकर चौराहे की तरफ बढ़ गया। दूर से वो ब्रिज दिख रहा था। एक पल के लिए मेरे दिमाग में आया कि अभी तो दिन है, चलो चल के देख आता हूँ। लेकिन दूसरे ही पल मुझे वो सारी घटनाएं एकदम दिमाग में कौंध सी गई। बाप रे, मैं कल पूरा का पूरा भूतों की टोलियों के साथ सफर कर रहा था। चलते चलते मैं चौराहे पे आ गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक ट्रैक्टर वाला उधर से गुजर रहा था। मैंने उनसे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? बैरकपुर जा रहे हो क्या? वो ट्रैक्टर वाला बोला, हाँ, चलना है क्या? मैं झट से चलते ट्रैक्टर के पीछे की ट्रॉली में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही बैरकपुर आ गया था। मैं ट्रॉली से उतर सीधा टैक्सी ढूंढने लगा।
खैर टैक्सी मिल गई और मैं निकल पड़ा अपने घर वर्धमान की तरफ। घर पहुंचकर सबसे मिला, सब बहुत खुश हुए। पूरा दिन सबसे मिलने में ही निकल गया। रात हुई और मैं अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में लेटे लेटे उससे पूछा, अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर तुम रात को कहीं जा रही हो, ट्रेन में या बस में, अकेले, पहले सब कुछ नॉर्मल है और बाद में पता चले कि वो पूरा का पूरा ट्रेन या बस भूतिया था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी इस बात को सुन पत्नी हंस पड़ी और बोली, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अरे भूतों की टोली, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो। मैं भी उसकी हंसी में झूठी हंसी निकाल के उसके साथ शामिल हो गया। लेकिन मेरे साथ जो घटी मैंने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा। बाद में मैंने अखबार में वो ट्रेन हादसे की खबर भी पढ़ी और मेरे मन में वो आखिरी सफ़र, उस बूढ़े इंसान की बात समझ आ गई थी कि वो ऐसा क्यों बोला था। उस बूढ़े इंसान का मुझे अजीब निगाहों से देखना, मुझसे कुछ बोलने की चाह, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, मैं वहाँ से कैसे बच गया, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। खैर मुझे समझना भी नहीं है, जैसा भी हूँ जिंदा हूँ। तब से लेके आज तक मैंने रात में कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया और ना ही कभी आगे करूँगा। अच्छा एक मिनट, जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? ध्यान रखना, कहीं आप भी भूतों के साथ तो नहीं हो अभी। मेरा नाम दिलीप है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरे चाचा की है। चाचा और हमारे परिवार वाले सब एक साथ ही रहते हैं। जब मैं लगभग 5 साल का था तब उनके साथ यह घटना घटित हुई थी। आज भी जब वो घटना चाचा बताते हैं तो हम सभी डर से सिहर उठते हैं और यही सोचते हैं कि चाचा की जगह अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या होता। भूत चाहे जैसा भी हो, वह किसी भी आकृति, छाया, रूप में प्रकट हो सकता है और जब चाहे वो विलीन हो सकता है, चाहे वो दुष्ट आत्मा हो या अच्छी आत्मा। डर दोनों से ही लगता है, क्योंकि बचपन से ही हम भूत प्रेतों को कहानियों, फिल्मों इत्यादि में खूंखार रूप में ही देखा है, इसलिए डर जायज़ है। यही मेरे चाचा के साथ हुआ। सुनकर आपको शायद उतना डर न लगे, लेकिन जिसके साथ घटना हुई होती है वही समझ सकता है। मेरे परिवार वाले पूर्ण रूप से खेती पे ही निर्भर रहते थे। 12 महीनों खेती ही होती थी। चाचा क्योंकि जवान थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए खेतों की रखवाली के लिए वो रात के समय खेतों में ही मड़ई में रहा करते थे। मड़ई जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि खेतों के बीच में एक घास फूस का घर बनाया जाता है, जो बांस के सहारे ऊपर उठा होता है। उसी में बिस्तर लगा के चाचा रात को सोते थे। सितंबर का महीना था, ठंड अभी शुरुआत हुई थी, इसलिए चाचा कंबल और कुछ घास फूस और सूखी लकड़ियों को लेकर मड़ई के पास में ही आग जलाई और थोड़ी देर आग तापने बैठ गए। बीच बीच में वो देसी लोकगीत भी गुनगुनाते लगते थे। उनको गाना गाने का बहुत ही शौक था। अभी वो गाना शुरू किए ही थे कि उन्हीं के साथ साथ किसी बुजुर्ग व्यक्ति के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चाचा चौंक गए कि अभी मेरे खेत में कौन आ गया, कोई चोर तो नहीं। यही सोचकर वो उठकर इधर उधर देखने लगे और आवाज़ देके पूछे, कौन है चाचा, कोनो काम बा का? उधर से धीरे धीरे किसी के पास चलने की आवाज़ आई। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था
इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उधर से आवाज आई, आवत बानी बबुआ। आवाज से यह स्पष्ट हो गया था कि कोई बुजुर्ग इंसान ही है। जब वो बुजुर्ग इंसान पास में आया तो चाचा देख के हैरान हो गए कि वो बुजुर्ग बहुत ही दुबले पतले और आंखें ऐसी सूखी सूखी सी थी। चाचा उनसे पूछे कि क्या बात है दादाजी, अभी आप इस रात में और ठंड में क्या कर रहे हैं यहाँ? आप तो हमारे गांव के भी नहीं लगते। तो वो बुजुर्ग इंसान बोले कि अरे मेरा गांव पहले यहीं पे था, 15 साल बीत गए, मैं यहाँ से दूसरी जगह चला गया था। तुम नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम जोगिंदर के बेटे हो ना? चाचा उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर हैरान थे। फिर वो बुजुर्ग बोले, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी तुम्हारी गाने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ रोशनी भी। मुझे भी गाने का थोड़ा बहुत शौक है, इसलिए सोचा कि चलो आग भी ताप लेंगे और थोड़ा बहुत साथ में गुनगुना लेंगे। चाचा बोले, अरे आइए आइए बैठिए, सुनाइए आप भी कुछ। बुजुर्ग इंसान वहाँ पे बैठ गए और दोनों मर्द मस्त होके जुगलबंदी करने लगे। लगभग आधे घंटे तक उनका यह कार्यक्रम चलता रहा। जब गाना ये सब खत्म हुआ तो बुजुर्ग इंसान बोले कि खैनी खाते हो? राजेंद्र चाचा बोले, हाँ दादाजी खाते हैं, रुकिए बनाता हूँ आपके लिए। खैनी हाथ में मलते हुए चाचा बोले, दादाजी आप रोज आइए और हम मस्त साथ में गाना गाएंगे। बुजुर्ग इंसान एकदम धीमी आवाज में बोले कि अब बेटा हड्डियों में इतना ताकत नहीं है, इधर से गुजर रहा था तो आ गया, कल का पता नहीं, देखते हैं। खैर चाचा जी आगे कुछ नहीं बोले। उन्होंने उस बुजुर्ग आदमी को खैनी दिया और वो इंसान चुपचाप खैनी मुंह में डालते हुए उठकर फिर से वहीं अंधेरे में गायब हो गया। चाचा जी ने सोचा, चलो आज कोई मेरे मन मुताबिक वाला इंसान मिला, काश वो कल फिर आए। ऐसा कहकर वो खाना खा के मड़ही में जाकर लेट गए। दूर दूर से सियारों और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन चाचा जी इन सभी से बेखबर गाना गुनगुनाते हुए सो गए। सुबह हुई और चाचा जी घर आ गए। नहा धोकर खाना ये सब खाकर घूमने निकल पड़े। तभी रास्ते में उनका दोस्त राधे श्याम मिल गया। वो दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। चाचा जी उनसे बोले, यार कल रात बड़ा ही मज़ा आया। तो राधे श्याम चाचा मजाक में बोले, क्यों, कोई लड़की पसंद आ गई क्या? चाचा जी हंसकर बोले, अरे नहीं नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। दरअसल कल रात को एक दादाजी की उम्र के इंसान मिले, बड़े अच्छे इंसान थे, गाने के शौकीन थे, बिल्कुल मेरे ही जैसे। कह रहे थे कि हमारे गांव के ही हैं, लेकिन कुछ साल पहले यहाँ से चले गए थे, जब हम सब छोटे थे तब। राधे श्याम ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गए। हमारे गांव से कौन बुजुर्ग चले गए थे जो गाने के शौकीन थे? ऐसा तो कोई नहीं है। एक मिनट, राधे श्याम चाचा चौंक के बोले, ये बुधवा के दादाजी तो नहीं थे? चाचा जी एकदम झिझकते हुए बोले, अरे उसके दादाजी तो कब के गुजर चुके हैं, वो कैसे हो सकते हैं? मेरे सामने एकदम जिंदा इंसान थे। राधे श्याम चाचा बोले, तब वो शायद हमारे गांव के नहीं थे, क्योंकि जब से हमें होश आया है ऐसे गाने वाले इंसान के बारे में मैंने नहीं सुना। जो गाते हैं वो तो हमारे सामने ही है। कीर्तन में ओझा जी और बबलू जी ही गाते हैं। और पहले कौन गाता था, वो भी 15 साल पहले? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चाचा जी बोले, क्यों ना आज रात को तू भी मेरे साथ चल, दोनों यार मस्ती करेंगे, देसी दारू की जुगाड़ भी कर लिया जाएगा। राधे श्याम चाचा जी बोले, चल ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। दोनों वापस अपने अपने घर की तरफ चल दिए। शाम हुई और दोनों कंबल ये सब लेकर खेत की तरफ बढ़ गए। राधे श्याम चाचा बोले कि क्या सब चीज़ों का जुगाड़ कर लिया है ना? तो चाचा जी हंसकर बोले, ये भी पूछने की बात है भला। रात में दोनों मद मस्त होकर देसी दारू और चखने में एकदम तीखेदार चने का सेवन करते हुए
मस्त होके गाना गुनगुनाते रहे। तभी राधे श्याम चाचा थोड़ा मज़े के लहजे में चाचा जी से पूछे कि आज तेरा वो सिंगर दादाजी नहीं आए। अभी चाचा जी कुछ बोलते उसके पहले खेतों की झुरमुट में किसी की भागने की आवाज़ आई। दोनों एकदम चौंक गए। चाचा को लगा शायद चोर होगा। वो मढ़ई से नीचे उतर उसके तरफ भागे। उनके पीछे पीछे राधे श्याम चाचा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। थक हार कर वो दोनों वापस मढ़ई की तरफ बढ़ गए। चाचा बोले, साला पकड़ा जाता ना तो बड़ी मार मारता। राधे श्याम चाचा बोले, अरे वो कोई सियार या दूसरा कोई जानवर होगा, छोड़ ना यार, अभी मज़ा ख़राब मत कर, चल गाना सुना। उसके बाद दोनों फिर से उसी मस्ती में छा गए और लगभग 11 बजे तक दोनों सो गए। अगली सुबह दोनों वापस अपने घर आ गए। फिर से वही दिनचर्या। शाम हुई तो चाचा जी आज अकेले ही खेत पे चले गए। खेत में पहुंचकर फिर से खाना ये सब खाकर आग तापने बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर से खेतों की झुरमुट से किसी की चलने और खड़खड़ाने की आवाज़ आई। चाचा की नज़र उस तरफ गई तो कोई इंसान उनकी तरफ आ रहा था। पास में जब आए तो वो वही बुजुर्ग इंसान थे। राजेंद्र चचा खुश होकर बोले, आइए दादाजी बैठिए, कल क्यों नहीं आए थे? लेकिन इस बार वो बुजुर्ग इंसान थोड़े गुस्से में था। उसने कहा, मैं कल आया था लेकिन वापस चला गया। चाचा जी को थोड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, क्यों, वापस क्यों चले गए आप? तो वो गुस्से में बोले, तो उस लड़के के साथ क्या कर रहा था? राधे श्याम के साथ, उसको खेत में क्यों लाया था? तो चाचा जी बोले, अरे वो मेरा दोस्त है, आपसे ही मिलवाने लाया था। तो इस बार वो और गुस्से में बोले, नहीं, मुझे और किसी से नहीं मिलना, और उसने मुझे बुढ़ापे में बहुत परेशान किया था। चाचा जी हैरान होकर पूछे, आप उसको भी जानते हैं? तो वो बुजुर्ग इंसान थोड़ा गंभीर होकर बोले, हाँ, मैं सबको जानता हूँ। चाचा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि चाचा जी अपने दोस्त से 3 साल छोटे थे, इसलिए उनकी बचपन की ये सब बातें याद नहीं थी। फिर वो बुजुर्ग थोड़े गुस्से में बोले, चल मेरे लिए खैनी बना और गाना गाना शुरू हो जा। इस बार उनके आवाज में कड़कपन के साथ साथ डरावनापन और आदेश से भरा था। चाचा जी बोले, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपका नौकर हूं क्या? थोड़ा सा गा क्या लिया, मुझे नौकर ही समझ बैठे हैं। लेकिन इस बार वो बुजुर्ग इंसान एकदम मुंह के सामने अपना चेहरा लाकर बोले, तुझे डर नहीं लगता? चाचा जी चिढ़ते हुए बोले, मुझे क्यों डर लगेगा? इस बार वो बूढ़ा इंसान अजीब सी आवाज में बोला, मैं बुधवा का ही दादा हूं, बोल, अब डर लगा ना? इतना सुनते ही चाचा जी को एक करंट जैसा झटका लगा। वो लपक कर पीछे हटे और जोर जोर से भूत भूत चिल्लाते हुए वहां से लगे भागने। उनके पीछे पीछे वो बुजुर्ग इंसान दौड़ते हुए बोला जा रहा था, भाग कहाँ रहा है अब? तुझे तो डर नहीं लगता ना? कम से कम खैनी तो देते जा। लेकिन चाचा जी बिल्कुल भी बिना पीछे मुड़े बस भागते ही जा रहे थे। जब उन्हें गांव की थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, तब उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली और धीरे धीरे चलने लगे। उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, फिर से पीछे मुड़ के देखा तो फिर से तेजी से भागने लगे। वह बुजुर्ग इंसान इतना कमजोर दिख रहा था, जिसकी हड्डियों में ताकत तक नहीं थी। वो अभी भी चाचा के पीछे इतनी तेज दौड़े दौड़े आ रहा था और चिल्ला रहा था, अरे खैनी तो देते जा, वरना पूरी रात तुझे सोने नहीं दूंगा। चाचा जी ने अपने धोती से खैनी का पूरा डिब्बा सहित फेंक दिया और दौड़ते दौड़ते सीधा घर के पास आके लगे जोर जोर से दरवाज़ा पीटने। उनके बड़े भैया यानी कि मेरे पिताजी दरवाजे के पास आए और चाचा जी की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उनको घर के अंदर ले गए। चाचा जी अभी भी भूत भूत कहकर बुदबुदा रहे थे।
पिताजी उन्हें समझाकर पूछने लगे, अरे क्या हुआ है, बताएगा भी? कोई इसके लिए पानी लाओ पहले। मेरी माँ ने पानी लाया और वो गटागट पूरी पानी पी के लंबी सांस लिए पूरी कहानी बताए। वो बुधवा के दादाजी थे, मुझसे कल भी मिले थे, और पूरी घटना का बयान डरते डरते करते गए। पिताजी उन्हें हिम्मत देते हुए समझाने लगे कि अरे अभी कोई भूत नहीं है, तुम घर पे हो, कल सुबह देखते हैं, अभी सो जाओ यहीं पे। चाचा जी पूरी रात सो नहीं पाए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर से वो खैनी मांगने आएगा। खैर जैसे तैसे करके रात बीती। सुबह उनको बहुत ही तेज बुखार चढ़ गया था। गांव के ही ओझा जी को बुलाया गया। झाड़ फूक ये सब करके उनका डर कुछ कम कर दिया गया। तब जाके वो ओझा जी बोले, हाँ इसकी सारी बात सच है, जिसको इसने देखा वो बुधवा के दादा ही थे। खैर उन्होंने आज तक किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बस इसको डरा दिया क्योंकि ये उनकी बात नहीं मान रहा था। उनके मरने से पहले तक गाने का शौक नहीं गया था उनका। कहीं भी बैठ के कभी भी गाना शुरू कर देते थे और मस्त खैनी मलते हुए कई घंटे एक ही जगह पे बिता देते थे। यह सुनकर चाचा जी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि वो क्यों मेरे पास आए थे। उस दिन के बाद से चाचा जी कभी भी खेत में नहीं गए, गांव में ही किराने की दुकान खोल ली और खेती बाड़ी से उनका ज़्यादा मतलब नहीं रहा। दिन में कभी कभी तो चल भी जाते थे, लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते थे चुपचाप वो घर के अंदर होते थे। चाहे आंधी आए या तूफान, किसी की हिम्मत हो कि उनको घर से बाहर निकाल दें।